दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा हर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि आपको डेली सीटेट जुलाई 2023 को देखते हुए आप सभी लोगों को शिक्षण और न्यूमेरिकल में आपको सीरियल वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों। और दूसरी चीज आपको एक बात और ध्यान देना है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, और बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आप उसमें बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी जो वीडियो डालूं आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी वो आपको इजीली मिल सके दोस्तों। और नहीं मिल पाएगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इसी कारण ध्यान रखिएगा, बेल आइकन आप दबाना मत भूलिएगा। और यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005। बाबू आपको पता है कि एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर प्रश्न पत्र में होता है। प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बाबू बच्चे की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये तो उद्देश्य है। कह रहा बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बच्चे के संदर्भ में करना ये भी है, ठीक है। और उसके बाद समस्या समाधान करने का कौशल को बढ़ाना, ये भी है। देखिए एनसीएफ 2005 का प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की सोच का गणितीकरण करना, बच्चे के संदर्भ माने उनके दैनिक जीवन में जोड़कर उनको बारे में बताना, गणित से रिलेटेड समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, माने समस्या जो भी हो उसको समाधान करने के लिए उनके अंदर कौशल को बढ़ाना, और उनके अंदर संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ये सब आपके प्राथमिक स्तर के उद्देश्य होते हैं गणित पढ़ाने का। तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों कि नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, प्राथमिक विद्यालय में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी नहीं कराई जाती है, अर्थात आपका उत्तर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छी तरीके से, ये सब है तो नहीं पूछ रहा है। तो आप आज के बाद ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य होता है समस्या समाधान के कौशल को पढ़ाना, बच्चे की सोच का गणितीकरण करना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से जोड़कर उनको सारी चीज बताना। चलिए, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि प्राथमिक स्तर में जो गणित की पुस्तक की खास बात होती है, उसमें आप देखो जितने भी प्राथमिक स्तर की बुकें होती है उसमें चित्र बनाया जाता है, और चित्र बना के तब उनको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो माने मूर्त वस्तुओं का उसमें अत्यधिक होना और मूर्त से अमूर्त की ओर होना, यह एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की पाठ्यपुस्तकों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कह रहा है यहाँ है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना, माने कोई भी कॉन्सेप्ट बताना है, कोई भी संकल्पना बताना है तो उसको मूर्त से अमूर्त के रूप में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो यह प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। बाकी संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना पहली बात तो गलत है। जटिल से सरल की ओर, अरे भाई सरल से जटिल की ओर होता है, यह गलत दिया गया है। संकल्पनाओं को पूर्ण श्रेणीबद्ध करना, अरे भाई ये सब का कोई मतलब नहीं, जब उसको आता ही नहीं तो वह क्रमबद्ध क्या करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की ओर क्या करना चाहिए, कोई भी चीज उसके सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए जिससे बच्चा इजीली ढंग से क्या करे, सीख सके। तो आपने इसको देख लिया, अब आगे चलिए। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी क्रम सही है दोस्तों? तो आइए ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज याद करना है, श्रेणी क्रम में ज्यामितीय समझ को एल्प्स ध्यान देना है। सुनिए, इसको नहीं सही, वो दूसरी चीजें हैं उसको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले बच्चों का क्या होना चाहिए, मानसिक चित्रण होना चाहिए। कोई भी चित्र को देखता है तो क्या करता है,
पहले सबसे पहले कोई चीज देखेगा मूर्त वस्तु को तो मानसिक चित्रण पहले ही आ जाएगा। अब मानसिक चित्रण आने के बाद उसके बारे में देख के बच्चा या लाल है, सफेद है, हाँ लंबा है, चौड़ा है, उसके मन में एक विश्लेषण आता है, ठीक है। तो उनके मन में जब एक विश्लेषण आता है तो मानसिक चित्रण के बाद क्या हो गया, विश्लेषण इसी ऑप्शन में दिख रहा है। यही आंसर भी हो जाएगा, आगे आपको आए चाहे ना आए। फिर दो प्रकार का निगमन होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक निगमन का मतलब होता है कोई चीज अलिखित हो, मन में केवल सोच विचार के ही उसको नियम बना लेना। लेकिन जब उसे लिखित आप नियम बना लेते हो तो वही क्या कहलाता है, औपचारिक निगमन कहलाता है दोस्तों। तो इसका मतलब यही बी वाला हो जाएगा। कभी भी यही आपका वेन हीली का सिद्धांत भी कहता है कि सबसे पहले मानसिक चित्रण करना है, माने चित्र को देखना है, दूसरे नंबर पर उसका विश्लेषण करना है और तीसरे नंबर पे अनौपचारिक निगमन करना है, तब जाके आपका औपचारिक निगमन आता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस मानसिक चित्रण को चाक्षुषीकरण भी कहा जाता है, कभी कभी चाक्षुषीकरण करके आता है और कभी कभी करके आता है कि आप वेन हीली का ज्यामिति सिद्धांत का क्रम क्या है। तो जीरो लेवल पे क्या होता है, मानसिक चित्रण होता है, फिर उसके आगे विश्लेषण होता है, फिर उसके बाद अनौपचारिक निगमन होता है, फिर औपचारिक निगमन, उसके बाद एक और क्रम होता है जिसे दृढ़ता कहते हैं, वह भी सबसे लास्ट की प्रोसेस होती है। इस बात को आप लोग समझे रहिएगा अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ठीक है। पहला चीज, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होना चाहिए। बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद, अब अगर बच्चों के अंदर संख्या का ज्ञान विकसित हो गया है, उसके बाद अगर आप शून्य का परिचय देंगे तब वह ज्यादा उपयोगी होगा। तो सबसे पहले संख्यात्मक कौशल का विकास लिखा हुआ है, अर्थात संख्या का ज्ञान विकसित करिए और उसके बाद तब शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, तो यह ज्यादा सही होगा। तो यही पूछ रहा है, ठीक है। शून्य का परिचय कब देना चाहिए, संख्यात्मक कौशल के विकास के बाद होना चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आता है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है, चित्र दिखाता है, ठीक है, आधा प्रदर्शित किया गया हो, आधे का चिन्ह दिखाता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को। तो आपको पता है कि सबसे पहले बच्चे को मूर्त पदार्थों को क्या किया जाता है, उसको दिखा के, जैसे गोला है तो उसको तोड़ के, मूर्त वस्तु है गोला ना, या कोई फल फ्रूट उसके दैनिक जीवन में जो उपयोग आ रहा है, उसे जो उसको वह ज्यादा पसंद कर रहा है उसको हाफ कर दीजिए, तो उस बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। और आपको मैं बता रहा हूँ एल्प्स होता है, एल्प्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, बच्चों का जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, बच्चों का जो दैनिक जीवन में उपयोग होती है मूर्त वाली वस्तु, उसी में अगर उसको सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। एल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब जैसे कहानी शब्दों का प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना चाहिए, माने कोई कहानी सुनाइए और कहानी के आधे भाग को बताइए कि आधी कहानी है, माने शब्दों से बनाना, लैंग्वेज भाषा से बताना चाहिए और उसकी भाषा में बताना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे वो ये हो जाएगा। और फिर पी का मतलब पिक्चर, चित्र दिखाता है, और लास्ट में सिंबल आता है आधे का चिन्ह। तो देखिए 2 नंबर लास्ट में, 3 नंबर फर्स्ट में, किसमें दिखाई पड़ रहा है, तो हमको लगता है इसमें भी दिखाई पड़ रहा है और इसमें भी दिखाई पड़ रहा है। तब आपको क्या करना है, चौथा है पहले, फिर उसके बाद पहला है, नहीं सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया गया है, लास्ट में तो दिया गया है पहला और दूसरा, तीसरा दिया गया है, चौथा पहला। अच्छा हाँ, इसी में देखिए गड़बड़ी किया है, आइए समझिए। तो चौथा कहानी के शब्दों को प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल, फिर चित्र दिखाना चाहिए, फिर दूसरा आधे का चित्र दिखाता है जिसमें क्या करता है, पिक्चर जो है तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तीसरे नंबर पे होना चाहिए, लैंग्वेज दूसरे नंबर, माने तीसरे के बाद चौथा किसमें है, इसमें नहीं है ना, तो तीसरे के बाद चौथा इसी में है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा फिर चौथा। इससे हमेशा दिमाग में रखना, इससे क्लियर हो जाएगा हमेशा, ठीक है।
तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले बच्चे को आप क्या करेंगे, मूर्त मूर्त वस्तु को दिखाकर आधा करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो कहानी सुनाकर उसके शब्दों में, लैंग्वेज में वहां पर हाफ करके बताना है। फिर उसके बाद आपको चित्र दिखाकर क्या करना है, आधा करना है। और फिर लास्ट में कोई सिंबल हाफ का आपको उसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आज का जो ये वीडियो है बहुत जबरदस्त इसमें कंटेंट दिया गया है, उसको देखना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कक्षा 1 और कक्षा 2 का गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 कक्षा 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाइए। बाबू देखिए, हमेशा गणित शिक्षण करते समय आपको क्या करना चाहिए, जैसे भाषा, कला इत्यादि से अगर समाकलन करेंगे तो बच्चा बहुत बेहतर ढंग से गणित को सीख सकता है। तो क्या बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ी खास बात होती है कि गणित का अन्य विषयों के साथ क्या करना, इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तब बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी, और जब किसी चीज के प्रति रुचि पैदा होती है दोस्तों, तो उसको सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो हमें उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई। कभी भी गणित शिक्षण कराते समय कक्षा 1-2 के बच्चों में आप क्या करिए, भाषा, कला आदि को क्या करिए, मैथ से जोड़ के बताने का प्रयास करिए, तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी होना चाहिए। अब बताइए, कक्षा 1-2 के बच्चों को गणित नहीं पढ़ाएंगे, निगेटिव दे रहा है। केवल गणित, केवल भी क्या करता है, निगेटिव देता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक औसत अभ्यास के लिए बहुत, अरे यार अभ्यास इतना मत करा दीजिए कि बच्चा परेशान हो जाए। कक्षा 1-2 का बच्चा है, उसे अभ्यास करा देंगे। बड़े बच्चे आप लोग वो अभ्यास करते ही नहीं हो, करता ही कहता ही रह जाता हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो, मेहनत करना ही नहीं चाहते हो ना। तो तब बताइए, बच्चा प्राइमरी का है, उसको आप मेहनत कराओगे तो वो तो ऐसे ही भाग जाएगा, ठीक है। आप जब इतने बड़े होके नहीं कर पाते हो, तो छोटा होके कहाँ से कर लेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। जैसे यहाँ 1000 प्लस 1 इंटू 111 ना, माइनस इधर आ जाएगा, तो 11 लिख के 2 2 4 0 बराबर 11 वाई हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले 111 लिख के 000 और प्लस 111 माइनस 11 लिख के आपका 2 2 4 0। आपको पता है कि यहाँ सब एक एक ही हो जाएगा, 111 माइनस 11 लिख के 2 2 4 0। यहाँ क्या हो जाएगा, एक बचेगा, फिर एक बचेगा, फिर एक 60 और एक बचेगा, और लास्ट वाला दोनों ही क्या हो जाएगा, एक मसीह में जीरो कट जाएगा, बराबर 11 वाई। 11 से काट दीजिए, यहाँ पर 11 से इसको काट दीजिए, 11 एक कम 11, फिर जीरो, फिर 11 एक कम 11, माने 11 से जब इसको काटोगे 11 एक कम 11 कट जाएगा, एक उतारोगे तो जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाओगे तो ये 11 एक कम 11 कट जाएगा। तो y बराबर 101, यही आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी आप लोगों को, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, समझ में आए। और जहां पे कोई दिक्कत होती है, आप तुरंत मैसेज लिख के या व्हाट्सएप पे फोन करके किसी भी प्रकार की तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप कहोगे तो जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी मैं लाइव होके उसको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर अच्छे से दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या दिया गया, 2659 में 6 का स्थानीय मान, 6 गुणित 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 600, या 6 गुणित 100 लिख देते, तो यहाँ 5000, ठीक है, 6 के स्थानीय मान बराबर
यहाँ कितना हो जाएगा 600 बराबर 7 गुणती कह रहा है वाई। यहाँ हो जाएगा 5600 बराबर 7 गुणती वाई। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान और वहां 6 का स्थानीय मान का योगफल बराबर 7 है इतना ना, तो 7 अठे 56, 800 बराबर क्या हो गया वाई हो जाएगा। तो यहाँ 800 यही डी वाला है आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन कमेंट कहाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ना, या वीडियो कैसा लग रहा है या कंटेंट कैसा है, तो आप लोग बताएंगे तो उसी हिसाब से किया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा दूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। कुछ है ये नहीं, जैसे 5 का स्थानीय मान 5000, 6 का स्थानीय मान 600, 100 के स्थान पे 100 और दोनों को जोड़िए 5600, 7 बाई 7 अठे 56। क्लियर हो गया होगा। आइए आगे, कह रहा है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 9999, तो रिक्त स्थानों में संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का अच्छा ठीक है, यहाँ 36 है और 48 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 और 18 होता है। 48 का 1 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 24, उसके बाद 48। तो इसमें देखिए आपका धना मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो ए ना, तो उनका गुणनफल 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 6 गुणते 12, ये आपके सार्वधनात्मक गुणनखंड है। और कह रहा है इंटू 9,999 प्लस 9 इंटू कितना हो गया, इतना हो गया। 9 इंटू क्या हो जाएगा वाई, तो रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी, तो माने इतना इसके बराबर होना चाहिए, तो लेकिन इसके बराबर कुछ देना चाहिए, यहाँ पे दिया ही नहीं गया है कि गुणनफल बराबर बराबर का यहाँ क्या होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, तभी तो आगे कुछ प्रोसेस करेंगे। यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है, ऐसे तो संभव है नहीं। बहरहाल देख लीजिए, अगर यहाँ बराबर लगाएगा तभी तो कुछ प्रोसेस बनेगी, बात बनेगी, और नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब आइए देखिए कैसे करेंगे आप लोग। जैसे यहाँ दे दिया गया है 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर यहाँ पर कितना दे दिया गया 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, एक कम 48 चौका 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 3 19 माइनस आके इधर 111 हो जाएगा बराबर 9 आई हो जाएगा। अब यहाँ 12 में से 1 गए, 2 में से 1 गए, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 गए, 1 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 1 गए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 9 में से 1 गए 8, इतना हो गया। अब यहाँ पर 9 है, 9 आई बचा है, तो 81 बराबर 9 आई, तो 9 9 आई 81, 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह बीच में होगा तब। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार करके अवश्य देखिएगा। ठीक है, और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2667 29 बटे 39, 29,405 बटे 34 से भाग देने पर, ठीक है, के अंतर को 34 से आगे दिया है।
भागफलों के शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनका शेषफल निकाला जाए। शेषफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ 39 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 39 से भाग करने का मतलब हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले ले जाइए कितना, 7 9 63, 7 त्रिक 21, 21 5 26। ठीक है, 7 9 63, 7 त्रिक 21 5 26। यहाँ कितना बच जाएगा भाई, 3 बच जाएगा। 7 उतारोगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 उतार लेंगे आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। और 309 का मतलब है आप कितनी बार ले जाओगे, 8 9 72, 8 9 72 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 8 त्रिक 24, 7 कितना होगा 31, और यहाँ 309 है, यहाँ 312 हो गया। तो इसका मतलब है कि 3 ज्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब इसके बाद जो भी जाएगा यहाँ पर शेष इधर 27 बच जाएगा। अब ऐसे इधर भी कर दीजिए, 34 से भाग कर दीजिए आप। तो 34 से भाग करने का मतलब यह हुआ कि 8 8 बार 8 जो 32, 8 त्रिक 24, 4 कितना हो जाएगा 24, 3 27, 272। शेष कितना बच जाएगा 22। ठीक है, 22 बचा, 0 उतार लीजिए। तो फिर कितनी बार जाएगा, लगभग 6 चौको 24, 7 त्रिक 18, 2 20, 204। तो यहाँ कितना बच जाएगा 16, 5 उतार लीजिए। तो यहाँ आप कितनी बार जाएगा, अभी तक ये जाएगा 3 बार, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9 1 10, 112। 65 में अगर 112 नहीं, 4 बार ले, 4 चौक 16, 4 तीन 12, 1 13, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ 5 में से 3 गए 2, 29 बचा। 27 और 29 का अंतर निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 27 और 29 का अंतर 2 आ जाएगा, सॉरी 13। कन्फर्म है ना, यहाँ पर 136 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 15 में 6 गए 9, और यहाँ कितना बच गया, कह रहा है शेषफलों के अंतर को, इधर 27 बचा, वहां 28, 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। भाई शेषफलों के अंतर की बात अगर कर रहा है तो शेषफल इधर 27 आ रहा है, उधर 29 आ रहा है ना, कहीं तो गड़बड़ हुआ नहीं है। 136 है भाई, 34 से भाग कर रहे हो, तो 4 चौक 16, 4 तीन 19, 220, घटा किस में रहे हम लोग, 6 से 2 गए 4, 4 चौक 16, 4 तीन 12, 13, 165 आया था ना, 165 के 155 आया था, सॉरी यहाँ पर कितना बचा था, 65 था, 16 बचा था। 1 मिनट, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ 26 679 बटा 39, यहाँ 29 405 बटा कितना हो गया 34, 34 से जाएगा तो 6 चौक 24 नहीं, 8 चौक 32, 8 तरीके 24, 3 27। ठीक है, तो 32 कितना बच गया, 22 बच गया। फिर आप 0 उतार लीजिए, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 220 का मतलब 6 चौको 24, 6 18 2 20, 204, 6 चौक 24, 6 18 2 20, 16 बचा। अब 165 हो जाएगा, 34 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 तीन 12, 1 13, 100, 100 कितना हो गया 16, नहीं ये नहीं होगा, 5 बार ले लीजिए, 5 बार, 5 पचम सॉरी 5 चौको 20, 5 तिहाई 15 10, सही ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 तीन 12, 1 13। अब घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना बच गया दोस्तों 2, भाई 5 में से 3 गए 2 जाएगा, 29 बच गया। ठीक है, अब इसका उतारने के लिए यहाँ पे कहाँ गलती हुई, कई बार जाएगा आपका लगभग 8 9 72, 8 3 24 नहीं,
6 बार, 6 9 में 54, 6 3 18, 18 5 23, 234। तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, कट गया। अब क्या उतार लेंगे 7। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 327 हो गया, तो 8 बार जाएगा। 8 9 72, 9 बार, 9 9 81, 9 3 27, नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 8 9 72, 8 3 24, 24 7 31, तो 8 9 72, 8 3 24 7 31 ना, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 15 हो गया। अब आप क्या उतारोगे, 9 उतारोगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। 4 9 आई 36, 4 3 आई 12, 4 9 आई 36 और 4 3 आई 12, 12 3 15, 3 शेष बच गया। और 3 शेष बच गया तो 29 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 में 18 से भाग करोगे, 18 कम 18, शेष क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।